डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम क्या है, दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है, इसका हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को देखना हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, सिर्फ क्वेश्चन को देखना नहीं, समझते चलना है, ठीक है, ताकि अगर हम समझेंगे तभी जा कर के हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोवियत प्रणाली क्या थी। जो सोवियत संघ थी उसकी क्या प्रणाली थी, मतलब वो किस सिद्धांतों पर आखिर काम करती थी। लिखा हुआ है कि सोवियत प्रणाली वह राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था थी जो समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। किसके? तो समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी, उसके नियम कानून पे चलती थी, ठीक है। समाजवाद आखिर क्या कहता है, तो इसमें निजी संपत्ति को ख़त्म करने और राज्य और कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक, समझ में आया। निजी संपत्ति का खात्मा मतलब किसी का निजी कोई भी चीज़ नहीं रहेगा, ठीक, जो भी चीज़ रहेगा वो किसके अंडर में रहेगी, तो वो सरकार के अंडर में रहेगी, ठीक है। निजी संपत्ति का खात्मा और राज्य और कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई थी। समझ में आया इतनी बात, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। मैन इसका रीज़न क्या था क्रांति का, ठीक है। क्रांति कब हुई थी रूस में, तो इसे 1917 में हुई थी, ठीक है। इसीलिए इसे रूसी क्रांति कहा जाता है। कब? जबकि ये रूस में हुई थी, ठीक है, इसलिए इसे रूसी क्रांति कहते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें जो मेन मुद्दा था वो किस मुद्दे पर आखिर ये क्रांति हुई थी। यह क्रांति पूंजीवाद व्यवस्था, ठीक, यह क्रांति पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध में हुई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज की रचना करना था जो समानता के सिद्धांतों पर आधारित हो। रूस में क्या चल रहा था, पूंजीवाद व्यवस्था चल रही थी, लेकिन लोग क्या चाह रहे थे कि वहाँ समानता हो, ठीक है, मतलब वहाँ समाजवाद हो, लोगों में कोई भी गरीब और अमीर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी गरीब और अमीर की कोई भी खाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए वहाँ के लोगों ने क्या किया था, क्रांति की थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दूसरी दुनिया के देशों से क्या अभिप्राय है, मतलब दूसरी दुनिया जो लोग कहते हैं वो दूसरी दुनिया किन को कहते हैं, ठीक है। दूसरी दुनिया विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का, दूसरा विश्व युद्ध के बाद ही क्या हुआ था, शीत युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। कोई भी अगर सवाल पूछे कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरा विश्व युद्ध का कार्यकाल क्या था, 1939 से लेकर के 1945, ठीक है। तो 1945 के बाद ही क्या हुआ था, शीत युद्ध जो था वो शुरू हो गया था, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप, ठीक है, पूर्वी यूरोप जो है, पूर्वी यूरोप के जो देश सोवियत संघ के नेतृत्व वाले समाजवादी खेमे में शामिल हुए उन्हें दूसरी दुनिया कहा गया। मतलब जो लोग जो पूर्वी लोग थे, ठीक है, यूरोप जो पूर्वी यूरोप है उसमें जो देश थे, ठीक, वो सोवियत संघ की प्रणाली को मानने लगे, ठीक, सोवियत संघ के सिद्धांतों पर चलने लगे, उसमें शामिल होना एक तरीके से समझिए कि उसमें वो शामिल हो गए कि हम आप ही की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो उन्हें ही क्या कहा गया, तो उन्हें ही कहा गया क्या, दूसरी दुनिया के लोग, ठीक है, दूसरी दुनिया ही बोले। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जर्मनी की दीवार किसका प्रतीक थी और इसे कब गिराया गया। जर्मनी में जो एक दीवार थी, ठीक है, जर्मनी में, सॉरी,
बर्लिन की दीवार है, ठीक है। जर्मनी में ही एक शहर है जिसका नाम क्या है, बर्लिन। तो ये बर्लिन में दीवार थी बनी हुई, ठीक है। तो ये दीवार जब बनी कि बर्लिन में दीवार थी, तो ये दीवार किस लिए बनाई गई थी? जब यहाँ पर लोग रहे थे तो इन्होंने, जो इधर के साइड के लोग थे, जो इधर के साइड के लोग थे, उन दोनों का जहन जो था, जो उसका ब्रेन था, मतलब वो अलग सोच रहा था। मतलब एक कह रहा था कि हम पूंजीवाद सही है, तो ये पूंजीवाद के समर्थक बन गए, और इधर वाले बोल रहे थे कि समाजवाद सही है, तो इधर वाले सोवियत संघ के सिद्धांतों पर चलने लगे, बोलने लगे ये चीज़ सही है और इसी का वर्चस्व होना चाहिए दुनिया में, ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पर क्या बनाई गई थी, दीवार बनाई गई थी। तो समझिए, बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का, बर्लिन की दीवार शीत युद्ध और पूंजीवाद व साम्यवाद दुनिया के बीच बंटवारे का प्रतीक थी, ठीक। जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसे जनता ने कब गिरा दिया था, 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया गया था, ठीक है। इसे 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया गया था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में कौन से 2 प्रमुख सुधार लागू किए, ठीक है। समझिए, गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्जना और ग्लासनोस्त यानी खुलापन नामक 2 खुलापन नामक अर्थ और आर्थिक और राजनीतिक सुधार लागू किए थे। इन्होंने क्या कर दिया था, जब ये शीत युद्ध चल रहा था तो इन्होंने कह दिया, बात ये थी कि ये अगले देश से, जो इसके साथी देश से, उससे तो ट्रेड करना है, बाकी जो दूसरे देश है उससे ट्रेड नहीं करना था। तो इन्होंने इसको खोल दिया, बाकी आप भी आइए यहाँ ट्रेड कीजिए, हम भी वहाँ जा कर के ट्रेड करते हैं, ठीक है, व्यापार करते हैं, ठीक। तो इन्होंने इसको खोल दिया, और राजनीतिक पार्टियाँ, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी को ही सिर्फ क्या किया जाता था, उसको प्राथमिकता दी जाती थी, तो वहाँ पर और भी पार्टियाँ आने लगी। समझिए, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा सबसे पहले किन देशों ने की थी? सोवियत संघ टूट गया है, इसकी घोषणा सबसे पहले कौन से देश ने की थी? तो दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ के विघटन और समाप्ति की घोषणा की थी, ठीक। कौन कौन किए थे? रूस, यूक्रेन, बेलारूस, ये तीनों मिलकर के सबसे पहले क्या किए थे, इस चीज़ की घोषणा की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन राज्य उत्तराधिकारी राज्य किसे माना गया? जब सोवियत संघ टूट गया तब यूएनओ में उसकी सीट को किसको दिया गया, ठीक है। सोवियत संघ जो था वो कितने राज्य से मिलकर बना था? तो 15 राज्य से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। समझिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को उसका उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया और उसे ही सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की अस्थायी सीट मिली। तो किसे मिली थी? तो रूस को, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि CIS, ठीक है, CIS का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप यानी स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, जिसे सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों ने बनाया था। ये जो एक संगठन था CIS, तो इन्होंने इसकी जो गठन किसने को कौन कौन लोग किए थे? तो जो सोवियत संघ में थे, ठीक है। और उन्होंने क्या कर दिया था कि वो सोवियत संघ से निकल गए और उसके बाद से CIS अपना गठन बनाए थे, ठीक है। गठन का नाम क्या था? CIS, ठीक। अगला क्या कह रहा है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और गतिरुद्ध होने का एक मुख्य कारण क्या था? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था आखिर क्यों टूट गई, ठीक है। क्योंकि जब वो आर्थिक कमजोरी ही आई उसकी, तभी जाकर के सोवियत संघ टूटा, और उसके बाद क्या हुआ? अमेरिका का वर्चस्व हो गया, ठीक। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस पर खर्च कर दिया? परमाणु हथियारों पर और सैन्य साझा
साजो सामान पर खर्च किया, जिससे आम जनता की आर्थिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकी। ठीक, जब जनता की आर्थिक ज़रूरतें पूरी नहीं होगी तो इकोनॉमी डाउन जाएगी। ठीक, तो इससे ही क्या हो गया, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, समझिए टूट गई। क्या कह रहा है कि शॉक थेरेपी का अर्थ स्पष्ट कीजिए, बताइए कि शॉक थेरेपी आखिर क्या है। साम्यवाद के पतन के बाद देशों का समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाने का जो कष्टप्रद संक्रमण रहा है उसे शॉक थेरेपी कहा गया, जिसका अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। जब साम्यवाद का पतन हुआ, ठीक है, साम्यवाद के पतन के बाद जब देश ने समाजवाद से हट करके पूंजीवाद की तरफ जाना शुरू किया, इसी रास्ते को क्या कहा गया, तो शॉक थेरेपी कहा गया। इसमें लोग जो भी सरकारी चीज़ें थी उनको क्या किया, निजी हाथों में बेचना शुरू कर दिया। अगला क्या है कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा जाता है। तो देखिए, शॉक थेरेपी के कारण रूस के लगभग 90% उद्योग को निजी हाथों या कंपनियों को औने पौने दामों में, यानी कि बहुत कम दामों में बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। ठीक, साम्यवाद का क्या हुआ, खत्म हो गया साम्यवाद। जब लोग समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ आना शुरू किए तो उसमें क्या है, देखिए रूस के लगभग 90% जितने भी कारखाने थे उसे निजी हाथों में बेचना पड़ा। ठीक है, तो उस टाइम जो बेचा गया तो वो कंपनियों को बहुत ही कम दामों में क्या कर दिया गया, कंपनी को निजी हाथों में यानी लोगों को बेच दिया गया, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल कहा गया। ठीक, तो ये चीज़ को याद रखना आपको। अगला समझिए, शॉक थेरेपी का रूसी मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ा। जब शॉक थेरेपी हुई, जब साम्यवाद का खात्मा हुआ, जब लोग समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए, तो आखिर इसमें रूसी जो मुद्रा थी, रूसी करेंसी जो थी उस पर आखिर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, इसके कारण रूसी मुद्रा यानी जिसका नाम क्या है, रूबल। ठीक है, रूसी मुद्रा का नाम क्या है, रूबल के मूल्य में नाटकीय रूप से गिरावट आई और मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी खत्म हो गई। मतलब क्या हुआ, रूबल बहुत ही तेज़ी से क्या किया, रूबल बहुत ही तेज़ी से नीचे आया, इसमें क्या किया, महंगाई बढ़ गई, जिससे लोगों का जो भी जमा पूंजी था वो क्या हो गया, रातों रात क्या हो गया, पूरी खर्च हो गया। मतलब पूरा डाउन चला गया, रूबल की अब उतनी कीमत नहीं रही। समझिए, बाल्टिक गणराज्य में कौन से 3 देश शामिल हैं। बाल्टिक गणराज्यों में कौन से 3 देश शामिल हैं, बस उनका नाम बताना। बाल्टिक गणराज्यों में एस्थोनिया, लातविया और लिथुआनिया देश शामिल है। ठीक है, 3 देश का नाम हो गया। इन तीनों देश का नाम को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा है कि ताजिकिस्तान में गृह युद्ध कब तक चला। तो ताजिकिस्तान में गृह युद्ध कब तक चला, तो ताजिकिस्तान में गृह युद्ध 10 सालों तक चला और यह 2001 में जाकर के समाप्त हुआ। ताजिकिस्तान में युद्ध कितने सालों तक चला, गृह युद्ध, तो 10 सालों तक चला और यह 2001 में जाकर के क्या हुआ, समाप्त हो गया। चेचन्या और दागिस्तान में क्या समस्या रही। रूस के इन 2 गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, जिन्हें दबाने के लिए मॉस्को ने सैन्य बमबारी जैसे तरीके अपनाए थे। ठीक है, चेचन्या और दागिस्तान में आखिर क्या समस्या रही, तो देखिए रूस के इन 2 गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी ठीक है आंदोलन चले, जिसे दबाने के लिए मॉस्को ने सैन्य बमबारी की।
उसके जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया, बमबारी जैसे तरीके अपनाए। ठीक है, अगला देखिए क्या है, मध्य एशिया गणराज्यों में बाहरी ताकतों की दिलचस्पी क्यों बढ़ गई है। मध्य एशिया जो है, ठीक है, मध्य एशिया, तो उसमें आखिर बाहरी ताकत को क्यों इतनी ज़्यादा दिलचस्पी आ रही है। ठीक है, समझिए, यह मौजूदा हाइड्रोकार्बन यानी कि तेल और गैस के विशाल संसाधनों के कारण बाहरी ताकतें और तेल कंपनियां यहाँ अपना दबदबा बनाना चाहती है। किस लिए, तेल और गैस के कारण ही यहाँ लोग क्या करें, बाहरी जितने भी लोग हैं वो यहाँ दिलचस्पी दिखा रहे, मतलब इसको कब्जे में करना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि भारत और रूस का बहुध्रुवीय विश्व से क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है कि दुनिया में कई शक्तियाँ मौजूद हो, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा बातचीत से हो। रूस और भारत क्या चाहता है कि दुनिया में कोई भी एक ताकत ना हो, मतलब कि सबके पास खुद खुद का इतना अधिकार होना चाहिए, खुद के पास सबके पास ताकत होनी चाहिए ताकि वो किसी दूसरे के दबदबे में ना रहें। ठीक है, और जो भी बातें होती है, जो भी झगड़े होते हैं उसे बातचीत से सॉल्व किया जाए, ना कि वॉर से। ठीक है, चलिए, अंतरिक्ष क्षेत्र में सोवियत संघ ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की किस प्रकार मदद की थी। सोवियत संघ जो है वो अंतरिक्ष क्षेत्र में, ठीक है, स्पेस में हम लोगों की किस तरीके से आखिर उन्होंने मदद की है, ये जानना। सोवियत संघ ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग को ज़रूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की थी। ठीक है, कौन सा हम लोग को रॉकेट दिया गया था, क्रायोजेनिक। ठीक है, कौन दिया था, तो वो सोवियत संघ ने। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है कि 2001 के भारत रूस सामूहिक समझौते के तहत कितने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए थे। तो समझिए, इस समझौते के तहत भारत और रूस के बीच 80 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। रूस भारत के लिए सैन्य दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। रूस जो है वो भारत के लिए सैन्य दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी सेना के लिए अधिकांश क्योंकि भारत अपनी सेना के लिए अधिकांश सैनिक साजो सामान और हथियार रूस से प्राप्त करता है और भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। ठीक, तो इतना तक आप लोगों को वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।